प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक की प्रश्नावली 5.3 का भाग 6 करेंगे, जिसमें हम इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 17 से 20 को हल करेंगे। ये इस प्रश्नावली का अंतिम वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ हमें दे रखा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न में जो चीज़ दे रखी है ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आपको एक बात समझनी है कि कक्षा 1 के अगर 1 पेड़ लगा रहे हैं बच्चे, तो 3 कक्षाएँ हैं, उसकी 3 अनुभाग हैं, तो 3 पेड़ हो जाएंगे कक्षा 1 के। कक्षा 2 के अंदर एक कक्षा 2 पेड़ लगा रही है, एक अनुभाग, तो 3 अनुभाग 6 पेड़ लगाएंगे। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग होने के कारण प्रत्येक जो कक्षा है वो अपनी कक्षा की संख्या के 3 गुना पेड़ लगाएगी। तो लिखेंगे प्रत्येक कक्षा के अनुभागों की संख्या 3 है, इसलिए प्रत्येक कक्षा अपनी कक्षा की संख्या के 3 गुने पेड़ लगाएगी। जितनी उस कक्षा के अंदर संख्या है उस संख्या के 3 गुने पेड़ लगेंगे प्रत्येक कक्षा के द्वारा। अतः प्रत्येक कक्षा के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या होगी। जो कक्षा पेड़ लगाएगी उनकी संख्या कितनी होगी? 3 का पहाड़ा हमने पढ़ना है। पहली कक्षा 3 लगाएगी, दूसरी कक्षा 6, तीसरी कक्षा के लिए 9, चौथी कक्षा के लिए 12 पेड़, 5वीं कक्षा के लिए 15, और ऐसे करते करते 12वीं कक्षा के लिए 12 तिये 36 पेड़ लगेंगे। ठीक है, ये हमने पेड़ों की संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त कर लिया, एक सीरीज प्राप्त कर ली। अब यहाँ पर आप देखोगे कि प्रत्येक जो पद है या पेड़ों की संख्याओं की जो सीरीज है उसमें अंतर एक जैसा है, 3-3 का ही अंतर है। ठीक है ना। यहाँ प्रत्येक जो संख्या आगे वाली संख्या से 3 कम है और आगे वाली संख्या 3 अधिक है पीछे वाली संख्या से। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ क्रमागत पदों का अंतर एक समान यानी कि 3 है। वो अंतर एक समान यानी 3 है, होने के कारण, अंतर समान होने के कारण दिए गए पद एक एपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक एपी बनाते हैं। तो एपी जो है हमारी वो हो जाएगी 3, 6, 9, 12, 15, डैश डैश डैश, 36। अब इस एपी से हमें क्या क्या चीज़ें ज्ञात हो सकती है? पहले तो सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ प्रथम पद अर्थात a बराबर 3 आ जाएगा। इसके अलावा हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो सार्वंतर d जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, दूसरा पद 6, उसमें से पहला पद माइनस कर देंगे 3, तो 6 - 3 3 हो गया सार्वंतर d का मान। पदों की संख्या हमें पता है बच्चों की 12 है, तो पदों की संख्या n बराबर आ जाएगा 12। इसके अलावा हमें nवां पद यानी कि 12वां पद भी दे रखा है, तो nवां पद यानी कि an जो है वो आ जाएगा 36।
ठीक है ना। ये हमने चीज़ें इसके अंदर जो सीरीज़ से पता चली वो लिख ली। अब हमें क्योंकि पेड़ों की कुल संख्या पता करनी है तो योगफल वाला फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई करना है। तो AP के n पदों का योग, चूँकि हमें यहाँ पर an दे रखा है तो हम n/2 a + an वाला फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ पर बड़े वाला फार्मूला लगाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं होएगी। तो S12 बराबर आ जाएगा 12/2, 2 × a, 2 × a की वैल्यू कितनी है 3, प्लस n-1 की जगह आ जाएगा 12-1, और d की जो वैल्यू है वो आएगी 3। तो S12 आ जाएगा हमारे पास, 12 में 2 का भाग दिया 6, यहाँ आएगा 2 × 3 = 6, प्लस 12 में से 1 घटा दिया 11, 11 का 3 से गुणा हो जाएगा। आगे आएगा हमारे पास S12 बराबर 6, और ये 6 प्लस 11 × 33, ठीक है। S12 की वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार 6 × 39। तो 6 और 39 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 234। अर्थात उस विद्यालय के द्वारा जो कुल पेड़ों की संख्या लगवानी होगी वो कितनी होगी 234। तो लिख देंगे अतः विद्यालय द्वारा लगाए गए कुल पेड़ बराबर 234। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न भी कर लेते हैं साथ ही। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आप इस आकृति को देखिए, यहाँ से आपको ये सब बातें क्लियर हो रही होगी जो ऊपर इसमें बताया है। आगे लिखा है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। हमें ये जो कुल लंबाई बनेगी 13 अर्धवृत्तों से, तो उनकी कुल लंबाई कितनी होगी वो ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले अगर ये चाहें कि एक अर्धवृत्त की लंबाई कितनी होती है तो वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने यही लिखा अर्धवृत्त की लंबाई, एक अर्धवृत्त की कितनी माप होती है वो लिखते हैं। देखो, पूर्ण वृत्त हो अगर उसकी जो लंबाई होती है वो परिधि होती है 2πr, उसमें 2 का भाग दिया तो अर्धवृत्त की आ जाएगी पाई × r, यानी कि πr। 2 से 2 कटा। पूर्ण वृत्त में अगर 2 का भाग दे दिया, उसका आधा कर दिया तो πr इकाई आ गई। ये है हमारे पास अर्धवृत्त की लंबाई। अब चूंकि हमारे पास छोटे छोटे 13 अर्धवृत्त है तो हम पहले 1-2 अर्धवृत्तों की लंबाई निकालते हैं। पहले अर्धवृत्त की लंबाई, पहले अर्धवृत्त के लिए क्या आ जाएगा, पाई की जगह पर पाई और आर की जगह पर उसके लिए आर की वैल्यू कितनी होगी 0.5 सेमी। तो ये हो जाएगा पाई × 0.5, यानी कि 0.5 पाई सेमी, ठीक है। इसके बाद दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई, दूसरे अर्धवृत्त के लिए पाई × r, r का मान उसमें कितना होगा 1, तो 1 और पाई का गुणा पाई, तो इसका आ गया पाई सेमी, ठीक है। इसके बाद तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई, पाई × r के लिए उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5 सेमी, तो यह आ जाएगा 1.5 पाई सेमी। चलिए एक हम चौथे अर्धवृत्त की ओर निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसको एक सीरीज के रूप में लिख लेंगे। चौथे अर्धवृत्त की लंबाई, हमने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अर्धवृत्त की लंबाइयाँ लिख लेनी है, उसके बाद एक AP बनानी है। तो पाई × उसकी त्रिज्या 2.0, तो 2.0 का पाई से गुणा करेंगे तो 2 पाई सेमी। ये हमारे पास क्या आ गई, जो 13 क्रमागत वृत्त थे उनमें से पहले जो 4 अर्धवृत्त है उनकी हमने लंबाइयाँ ज्ञात कर ली। तो इसके बाद हम आगे इसको करेंगे तो उसके लिए हमें इसमें लेना होगा कि इस प्रकार जो सभी अर्धवृत्त बनेंगे उनमें से जो प्रत्येक अर्धवृत्त होगा उसकी लंबाइयाँ निम्नानुसार है। उनकी जो लंबाइयाँ हैं वो लंबाई जो है वो क्या आएगी, निम्नानुसार होगी, निम्न होगी, ठीक है।
तो इसमें हम लिख लेंगे पहली जो आई है वो आई है 0.5, दूसरी है ये सारी में माप है सेमी में है, उसके बाद 1 पाई सेमी यानी कि पाई सेमी, फिर 1.5 पाई सेमी, फिर 2.0 सेमी या 2 सेमी, 2 पाई सेमी, और ऐसे करते करते हम इसे आगे लिख लेंगे डैश डैश डैश, और अंत में इसके 13 पद लिख देंगे। ये 13 पदों तक ये एपी हमारी चलेगी। अभी हम इसे एपी नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक सीरीज है जो हमारी 13 पदों तक चलेगी। इसके बाद आप बच्चों ये देखो कि जो क्रमागत पद है उनके बीच का जो अंतर है वो 0.5 पाई है, जो सब में बराबर बराबर है। तो लिख देंगे स्पष्ट है कि दो क्रमागत पदों का अंतर एक समान है या समान है, अतः यह सब एक एपी बनाते हैं या एक एपी के रूप में लिख सकते हैं। इनको हम एक एपी के रूप में लिखी जा सकती है। ये जो पदों की सीरीज है इसको हम एपी के रूप में लिख लेंगे 0.5 पाई, फिर इसके बाद में 0.5, इसको हम सीधे ही लिख लेते हैं 0.5 पाई कोमा, ये सारे सेमी में है, फिर पाई कोमा 1.5 पाई कोमा 2 पाई कोमा डैश डैश, और इसके टोटल पद कितने हैं 13 पद। ठीक है, ये हमने इनको पदों के रूप में लिख लिया एक एपी के रूप में। यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद सबसे पहले 0.5 पाई है तो वो प्रथम पद हो गया। फिर इसके बाद सार्वंतर अगर लिखना चाहें तो सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर डी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास पाई माइनस 0.5 पाई। 1 पाई में से आधा पाई घटाएंगे तो आधा पाई बच जाएगा, यानी कि 0.5 पाई आ जाएगा। हमने इसके बाद क्या लिखना है, अब यहाँ पर पदों की संख्या भी हमें बताई हुई है कि पदों की संख्या अर्धवृत्त टोटल कितने हैं 13 है, तो पदों की संख्या n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। nवां पद यहाँ नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम a, d और n की सहायता से n पदों का योग वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो एपी के n पदों का योग यानी कि Sn जो है उसका फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। फार्मूला जो होता है बच्चों प्रत्येक प्रश्न में लिखना जरूरी होता है, उसी के ऊपर ये प्रश्न डिपेंड करता है। तो n की वैल्यू 13/2, 2 इंटू a का मान 0.5 पाई और प्लस n-1, तो n-1 यानी कि 13-1 हो जाएगा और d का मान 0.5। तो आप प्रत्येक फार्मूले को लिखा करो। यहाँ 13/2 वैसे का वैसा, 0.5 के पाई के साथ 2 का गुणा करेंगे तो आधे का डबल होता है 1, यानी कि 1 पाई, और प्लस 13 में से घटाएंगे 12 इंटू 0.5 पाई। अब आगे सोल्व करेंगे तो S13 बराबर आ जाएगा 13/2, अंदर ब्रैकेट में पाई प्लस 12 का गुणा करेंगे 0.5 से, तो 0.5 का 12 गुणा होता है 6 पाई। ठीक है, 6 पाई हो जाएगा। और अब आगे इसे सोल्व कर लेंगे। S13 बराबर 13/2, 1 पाई और 6 पाई, टोटल हो जाएंगे 7 पाई। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, पाई की जगह पर हम पाई का मान रख देंगे। पाई का मान 22/7 लेना है, तो 7 इंटू इस पाई की जगह पर 22/7 लिखा। 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 2 एकम 2 और 11 दूना 22। कटने वाला सारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचा 13 और 11। 13 और 11 का गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा 143, यानी कि जो 13 अर्धवृत्त थे उनका लंबाइयों का जो योग है वो 143 आ गया, और सेमी में दे रखे तो ये आ जाएंगे 143 सेमी। तो नीचे लिख देंगे अतः सर्पिल की कुल लंबाई S13 बराबर 143 सेमी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न कैसे किया है, तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति। इस आकृति में देखिए बच्चों, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं।
हमने एक एक करके लट्ठों की जो संख्या है वो कम करके लिखी हुई है। ठीक है, सबसे नीचे वाली में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, ऐसे करते करते एक एक संख्या कम हो रही है। ठीक है, लेकिन हमें कुल 200 लट्ठों को इस प्रकार लिखना है, तो कितनी तो पंक्तियां बनेगी और अंतिम पंक्ति यानी कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने आएंगे। तो हम इसको करते हैं, प्रत्येक पंक्ति में लट्ठों की संख्या निम्नानुसार है। सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे, फिर 19 लट्ठे उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर 18 लट्ठे, फिर उससे ऊपर 17 लट्ठे। इस तरह से ये हम रखते जाएंगे जब तक कि हमारे 200 लट्ठे पूरे ना हो जाएं। कुल टोटल जो लट्ठे हैं हमारे पास 200 है। अब इनमें जो अंतर देखो बच्चों, सब में एक एक कम होता जा रहा है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है। कितना है समान, -1 है, -1 है, यानी कि कम होता जा रहा है एक एक। इसलिए ये सभी पद एक एपी बनाते हैं। ये सभी पद एक एपी बनाते हैं। एपी का निर्माण होता है इसमें, तो हम इसे एपी के रूप में दर्शाएंगे अब। अतः अभीष्ट एपी आ जाएगी हमारे पास 20, 19, 18, 17, डैश डैश डैश। इस एपी से हमें ज्ञात हो जाएगा यहाँ प्रथम पद अर्थात ए, जिसकी वैल्यू है 20। इसके अलावा सार्वंतर, वैसे तो सार्वंतर -1 है, लेकिन हम यहाँ पर निकाल के भी रख लेते हैं। सार्वंतर डी जो है दूसरे पद 19 में से पहला पद 20 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -1। सार्वंतर -1 आ गया। अब इसके बाद और क्या दे रखा है हमें प्रश्न में ये बताया है कि कुल 200 ही लट्ठे हैं हमारे पास। तो लिखेंगे पदों का कुल योग। पदों की संख्या नहीं दे रखी, योग दे रखा है SN बराबर 200। अब ज्ञात हमें करना है इसमें दो चीज़ें। पहला तो n का मान, यानी कि कुल कितने पंक्तियां बनेंगी, और दूसरा इसमें nवां पद क्या होगा, यानी कि अंतिम पद क्या होगा। तो SN वाला फार्मूला लगाते हैं, n/2 2a + n-1 इंटू डी। इस फार्मूले का उपयोग करके हम n का मान सबसे पहले ज्ञात करेंगे। जब n ज्ञात हो जाएगा तो an भी ज्ञात हो जाएगा। n/2 का जो 2 था उसको हम दूसरी साइड लिखेंगे, 200 से गुणा होके वो हो गया 400। तो यहाँ बचा n 2 इंटू a की जो वैल्यू है बच्चों वो 20 है, तो 2 इंटू 20 हो गया, प्लस n-1 वैसे का वैसा, d का मान -1। लीजिए आगे सोल्व करते हैं। तो n इंटू ये आ जाएगा 2 और 20 का गुणा 40, फिर -1 का n से गुणा -1 का -1 से गुणा +1 हो जाएगा। -1 और -1 जब गुणा होंगे तो +1 बन जाएगा और बराबर में 400। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n का 40, एक बार इसे सोल्व कर देते हैं। 40 और 1 41, फिर -n एक सोल्व करने के बाद अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। n का गुणा 41 से करेंगे तो 41n, और n का गुणा n से करेंगे तो -n² बराबर 400। अब देखो बच्चों n² है, ये माइनस का है, हमें n² प्लस का चाहिए, तो हम इसको इधर ले आते हैं। सारे मान इधर ले आएंगे तो यहाँ पर 0 बच जाएगा और इधर आ जाएगा n² प्लस का। 41n प्लस का होने के बाद ये माइनस में हो जाएगा, और 400 प्लस का ही था, ये अपनी जगह पे ही पड़ा है तो प्लस का ही रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा n² - 41n प्लस 400 बराबर 0, जो कि एक क्या है, द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। लीजिए अब रह गई बात इस द्विघात समीकरण को हल करने की, तो हम इसे हल करते हैं बच्चों द्विघाती सूत्र के द्वारा। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से n बराबर
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसके बटा में क्या है, इसके बटा में आएगा 2a, बटा में 2a है। अब लीजिए a और b और c तीनों के मान हमें चाहिए, तो क्या होंगे इनके मान, n स्क्वायर का गुणा 1 a हो गया, n का गुणांक जो है वो -41 b का मान और अचर पद c हो गया 400। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे और n के 2 मान आएंगे हमारे पास यहाँ से, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। -41 प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह पर b का मान -41 है ना, तो -41 का स्क्वायर कर देंगे, फिर -4 इंटू a का मान 1 और c का मान कितना है, c की वैल्यू 400 है, तो गुणा में इसके लिख देंगे 400 और बटा में सबके आएगा, बटा में इसके आएगा 2 इंटू a की वैल्यू 1। लीजिए आगे हल करेंगे इसे, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू -41 है तो ये प्लस का 41 हो जाएगा, यहाँ 41 फिर प्लस माइनस, इसके बाद -41 जो है इसका वर्ग करेंगे, -41 है तो 1681 हो जाएगा, फिर माइनस 4 एकम 4, 4 का 400 से गुणा किया तो 1600 आ गया। ठीक है, फिर बटा में इसके आएगा 2 इंटू a यानी कि 2। आगे हल करेंगे इसे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 41 का 41 प्लस माइनस 1681 में से 1600 घटा देंगे तो बचेगा 81 और बटा में बच गया 2। ठीक है, अब इसके बाद आगे हल करेंगे तो 41 प्लस माइनस 9 बटे 2, तो हमारे पास आ जाएगा 41 प्लस 9 बटा 2 कोमा 41 माइनस 9 बटे 2। एक बार प्लस का सिंबल लिया, एक बार माइनस का लिया। ठीक है, तो सोल्व करने पे हमें प्राप्त हो जाएगा 41 और 9 50, 50 बटे 2 और इधर 41 9 में से 9 घटाए 32 बटे 2, तो 50 बटा 2 की वैल्यू 25 और 32 बटा 2 की वैल्यू 16। तो n के हमारे पास 2 मान आ गए हैं, तो लिख देंगे अर्थात AP में या तो 25 पद हैं अथवा 16 पद हैं, या तो उसमें पदों की संख्या 25 होगी या 16 होगी। अब हम इसको अलग अलग स्थिति के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस में तो कोई पद है नहीं, तो इसे हम हटा दें। दोनों ही प्लस आए हैं, धनात्मक मान आए हैं, तो हम दोनों को विचार करेंगे, देखेंगे कि कौन सा सही है। स्थिति फर्स्ट लेंगे, जब n बराबर 25 हो तो उसके लिए हमारे पास an कितना आएगा वो चेक करते हैं। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखेंगे इसमें, a 25 बराबर आ जाएगा a का मान 20, शुरू में दे रखा था, n माइनस 1 की जगह 25 माइनस 1 हो जाएगा और d का मान माइनस का 1। सोल्व करेंगे इसे, तो a 25 बराबर 20 प्लस 25 माइनस 1 होता है 24, 24 के गुणा में माइनस का 1, तो a 25 बराबर आ गया 20 और प्लस माइनस में हो जाएगा 24 इंटू 1 को जो करेंगे तो 20 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 4। अब आप ये बताओ कि 25वीं पंक्ति में -4 लट्ठे अंतिम पंक्ति में कभी संभव है? ये नहीं है संभव। -4 लट्ठे तो हम रख नहीं सकते, तो जो कि संभव नहीं है, यानी n बराबर जो हमने 25 लिखा था वो हमारा सही उत्तर नहीं है। n बराबर 25 सही हल नहीं है, n बराबर 25 सही हल नहीं है। अंतिम पंक्ति में -4 लट्ठे तो हो ही नहीं सकते। तो इसके बाद अब हम सेकंड स्थिति पर विचार करते हैं। सेकंड स्थिति में क्या था, n की वैल्यू, दूसरा जो मान आया था हमारे पास 16 आया था, तो लिखेंगे जब n बराबर 16 हो तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a 16 की वैल्यू जो है वो निकालेंगे, तो a 16 बराबर आ जाएगा a का मान 20 प्लस 16 माइनस 1 n माइनस 1 की जगह और d का मान -1, तो a 16 बराबर आ जाएगा 20 प्लस 16 माइनस 1 15 और -1 का गुणा उसके साथ अभी करना बाकी है, तो a 16 बराबर 20, 15 का -1 से गुणा करेंगे तो आएगा 15, तो 20 माइनस 15 होता है a 16 की वैल्यू 5, यहाँ पर 5 लिख देंगे।
ठीक है, अतः स्पष्ट है कि ढेरी में पंक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है, पंक्तियों की संख्या बराबर 16, और अंतिम जो पंक्ति है सबसे ऊपर वाली पंक्ति उसमें कितने होंगे लट्ठों की संख्या। अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर कितने आए हैं, A16 की वैल्यू 5। तो ये दो इसके आंसर हो गए, हमने दोनों ही ज्ञात करने थे। लीजिए ये प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसका अगला प्रश्न करते हैं, अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का 20वां। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आप इस आकृति में, जहां आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। प्रत्येक जो आलू है वो 3-3 मीटर की दूरी पर है और पहला आलू बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतिभागी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो आप इसको सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो अगर इस डायग्राम की बात करें तो हमें कुछ डायग्राम इस प्रकार से दिया हुआ है कि ये एक बाल्टी है जिसमें हमें आलूओं को डालना है। पहला आलू इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक आलू 3-3 मीटर की दूरी पर है। ये वाला आलू 3 मीटर की दूरी पर है, अगला आलू फिर आगे 3 मीटर की दूरी पर है, और उससे अगला जो आलू है वो भी 3 मीटर की ही दूरी पर है। तो ऐसे आलू दे रखे हैं। पहला आलू उठाने के लिए लड़की अगर यहाँ से चलती है तो 5 मीटर की दूरी तय की, फिर वापस उसे लेकर जाएगी बाल्टी के लिए, तो 5 और 5 10 मीटर की दूरी हो जाएगी पहले आलू के लिए। अब दूसरा आलू उठाने के लिए वो फिर बाल्टी से ही चलेगी, यहाँ से चली 5 मीटर दूरी, फिर आगे और 3 मीटर चली, तो 5 और 3 8 हो गए। 8 के बाद में फिर से वो 8 मीटर वापस आएगी, तो 8 दूनी 16 मीटर उसका टोटल जो दूरी हो जाएगी दूसरा आलू उठाने के लिए, ठीक है। 16 मीटर आ जाएगी। पहला आलू तो आया 2 × 5 और दूसरा आलू आया 2 × 5 + 3, यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं। तीसरा आलू उठाने के लिए उसे 5 फिर 3 यानी कि यहाँ पहुँचने के लिए 5 3 8 और 3 11 मीटर चली, फिर वापस 11 मीटर आई, तो 11 और 11 22 हो जाए। तो 22 मीटर की दूरी वो तीसरे आलू को उठाने में तय करेगी, ठीक है ना। तो 2 × 5 + 3 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो इनका जो जोड़ करके 2 से गुणा करेंगे तो 22 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम एक और आलू जो है हमारे पास उनको नहीं करते, लेकिन अब हम इसकी एक सीरीज बना लेते हैं। कैसे? चित्रानुसार सॉल्व करेंगे इसे। चित्रानुसार पहला आलू उठाकर वापस बाल्टी में डालना है, तो पहला आलू उठाकर बाल्टी में डालने पर तय दूरी, पहला आलू उठाकर बाल्टी में डालने पर जो तय दूरी होगी वो आ जाएगी 2 × 5। 5 की दूरी पर था, 2 उसका डबल कर दिया, 10 मीटर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा आलू उठाकर बाल्टी में डालने पर तय दूरी, दूसरा आलू उठाकर बाल्टी में डालने पर तय जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी। पहला आलू 5 मीटर की दूरी पे था, दूसरा 3 मीटर की दूरी पे था, इसका डबल कर देंगे, 5 और 3 8, 8 दूनी 16 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम तीसरा आलू निकालें तो तीसरे आलू के लिए जो तय की गई दूरी होगी, तीसरा आलू उठाकर बाल्टी में डालने के लिए तय दूरी, पहला आलू जो है 5 की दूरी पर, दूसरा 3 की दूरी पर, तीसरा भी 3 की दूरी पर, तो 5 3 8, 8 3 11 और गुणा में इसके 2 है, तो 11 दूना 22 मीटर आ गया। इसी प्रकार अगर चौथा आलू लिखें
तो चौथा आलू उठाकर बाल्टी में डालने पर तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। किसकी? 5 पहला आलू, दूसरा आलू 3, तीसरा आलू 3, चौथा आलू 3 मीटर की दूरी पर। तो 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14, 14 का डबल किया तो 28 मीटर आ गया। ये हमने प्रत्येक आलू को उठाकर वापस बाल्टी में डालने की जो दूरियां हैं वो लिख ली पहले 4 आलूओं के लिए। अब हमें सारे के सारे आलूओं के लिए तो लिखना नहीं है, हम पहले 4 के लिए लिख चुके हैं। इसके बाद में आगे की हम एक एपी बना लेंगे इसकी। इस प्रकार प्रत्येक आलू उठाकर वापस बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरियां होगी। कौन कौन सी होगी? पहले आलू के लिए 10 मीटर, दूसरे आलू के लिए 16 मीटर, तीसरे के लिए 22, चौथे के लिए 28 और ऐसा आगे चलेगा डैश डैश 10 बार चलेगा क्योंकि आलूओं की संख्या 10 है। अब इसमें अंतर देखो 6 का अंतर चल रहा है सभी में। 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28। तो लिख लेंगे यहाँ प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर समान है। प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर समान कितना है? 6 है। यहाँ पर प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर 6 है तो हमने 6 लिखा। उसके बाद में अंतर समान होने के कारण यह एक एपी का निर्माण करेंगे तो लिखेंगे यह एक एपी का निर्माण करते हैं। यह एक एपी का निर्माण करते हैं। एपी का निर्माण करते हैं तो इसे लिख लेंगे अतः एपी आ जाएगी हमारे पास 10, 16, 22, 28, डैश डैश डैश, कितने पद हैं? 10 पद हैं। 10 आलू है तो 10 दूरियां आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा बच्चों? हम यहाँ से प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं, सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं और पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे प्रथम पद अर्थात a बराबर 10। इसके अलावा सार्वंतर d जिसकी वैल्यू आ जाएगी दूसरे पद 16 में से पहला पद घटाएंगे 10 तो 16 - 10 होता है 6। और अलावा इसके हम लिख सकते हैं पदों की संख्या जो कि हमें दे रखी है। आलूओं की संख्या 10 है तो n बराबर 10 हो जाएगा, 10 पद है तो, ठीक है ना। ये हमने इसमें निकाल लिया। लीजिए अब हमें इन सभी दूरियों का जोड़ करना है। अगर एक प्रतिभागी सभी आलूओं को उठाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि जोड़ होगा। तो एपी के n पदों का योग SN बराबर हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे तो SN बराबर n/2 यानी कि 10/2, 2 इंटू a पहले आलू के लिए दूरी 10 थी प्लस n-1 यानी कि 10 - 1 और d का मान 6। तो ये आएगा S10 बराबर 10/2 होता है 5, 2 और 10 का गुणा 20 प्लस 10 में से 1 हटा दिया 9, 9 के गुणा में 6। तो S10 बराबर आ जाएगा 5 और 20 का 20, 9 × 6 = 54 यहाँ आ जाएगा। तो S10 बराबर आ जाएगा 5, 20 और 54 का जोड़ 74। 74 का अब हम गुणा करेंगे 5 के साथ तो लिख देंगे S10 बराबर आ जाएगा 5 चौके 20, 20 का 0, 2 बचे, 5 × 7 = 35 और 2 37। तो 370 मीटर की दूरी उस प्रतिभागी को तय करनी पड़ेगी। तो लिख देंगे अतः प्रतिभागी को सभी आलू उठाकर बाल्टी में डालने के लिए दूरी तय करनी होगी बराबर 370 मीटर। ये मीटर में दूरियां थी तो 370 मीटर आ गया। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। इसके साथ ही आपकी प्रश्नावली 5 जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ये इस प्रश्नावली का अंतिम वीडियो था। मिलते हैं अगले वीडियो में।